ओके स्टूडेंट्स, अभी जो मुझे डाउट्स मिले हैं CFO बेंडिंग मोमेंट से रिलेटेड, मैं उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए और उम्मीद करता हूँ आपके डाउट्स सॉल्व हो जाएं। लेकिन कुछ डाउट्स ऐसे आए हैं जो अभी तक हम टॉपिक से रिलेवेंट नहीं है, लेकिन आपकी बुक में वो इसी CFO बेंडिंग मोमेंट के टॉपिक में डाल दिए गए। जैसे एग्जांपल देता हूँ, आपके पास एक क्वेश्चन था प्रॉप्ड कैंटिलीवर, एक क्वेश्चन है सर्कुलर स्लैब। ठीक है, तो ये टॉपिक सेपरेट टॉपिक हमें डिस्कस करेंगे आफ्टर द टॉपिक ऑफ डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन के बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रॉप्ड कैंटिलीवर पर रिएक्शन और बेंडिंग मोमेंट कैसे सॉल्व होती है, और डिफ्लेक्शन के बाद हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे जो टॉर्जन है। टॉर्जन के बाद हम सर्कुलर स्लैब्स को डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? तो वो डाउट्स मैं अभी एड्रेस नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो प्योरली शेयर फॉर बेंडिंग मोमेंट पर बेस्ड डाउट्स हैं वो मैं कोशिश करूंगा कि आज के लेक्चर में आपके सॉल्व हो जाए। अभी काफी कम डाउट्स हैं तो इसीलिए मैं उन पर वीडियो बना रहा हूं, और जैसे जैसे आपको और डाउट्स नजर आएंगे तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, इस वाली प्रॉब्लम में हमसे ये कहा गया है, हमें ये बोला जा रहा है कि एंड मोमेंट क्या होगा। देख रहे हो, एंड मोमेंट क्या होगा ये पूछा गया है। बच्चों, एंड मोमेंट के लिए हमें कंडीशन दी गई है कि फिक्स्ड कैंटिलीवर बीम है। ठीक है, एंड मोमेंट ऑफ ए फिक्स्ड बीम विद फिक्स्ड बीम है ये, फिक्स्ड बीम विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ L मीटर। इट शुड बी W किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो यहां पर ये कंडीशन फिर से मैं बता दूं आपको, आप सभी बच्चों को शायद पता होगा कि ये फिक्स्ड बीम का क्वेश्चन है। जैसे मैं अभी बता रहा था कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हमने नहीं पढ़े हैं, इस तरह से ये फिक्स्ड बीम का क्वेश्चन है। और फिक्स्ड बीम अभी हमने नहीं पढ़ा है कि उस पर कैसे बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, कैसे हम उसकी रिएक्शंस को सॉल्व करते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं, अगर हमारे पास किसी फिक्स्ड बीम पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है W न्यूटन पर मीटर, ठीक है, या किलो न्यूटन पर मीटर जो भी है, और L मीटर उसका स्पान है। स्पान हमें कितना दिया है बच्चों? L मीटर। अगर L मीटर हमें स्पान दिया है तो बच्चों यहां पर हमें एक बात ध्यान रखनी है कि दोनों एंड पर जो मूवमेंट आएगा MA एंड MB, दिस मूवमेंट विल बी इक्वल एंड अपोजिट। ये मूवमेंट इक्वल होगा और अपोजिट होगा। ठीक है, मैं बता रहा हूं फिर से आपको, डिफ्लेक्शन के टॉपिक के बाद I will discuss the doubts of fixed beam and the propped cantilever beam and also for the continuous beam. But as now you have to just remember these values. ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स में ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव्स आते हैं कैंटिलीवर बीम, प्रॉप्ड कैंटिलीवर और फिक्स्ड बीम से रिलेटेड। तो देखते हैं बच्चों, MA और MB, MA एंड MB will be equal to plus minus WL square by 12. क्लियर? ये सिंपल आंसर हमें ध्यान रखना है, WL square by 12। अच्छा, अगर कोई पूछे सर कभी कभी अगर UDL ना आया तो क्या हो सकता है? बच्चों, कभी आपके पास फिक्स्ड बीम में UDL ना आया तो आपके पास फिक्स्ड बीम की कंडीशन में वो आपको दे सकता है एक पॉइंट लोड। ठीक है, देयर आर सो मेनी केसेस इन द फिक्स्ड बीम। पॉइंट लोड हो सकता है, UDL हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है, मूवमेंट हो सकता है। सो हम उन्हें डिस्कस करेंगे आफ्टर द टॉपिक ऑफ डिफ्लेक्शन। बट यहां पर मैं आपको दो बता देता हूं। अगर ये आपके पास W लोड कैरी कर रहा है तो आपके पास यहां पर और यहां पर जो बेंडिंग मूवमेंट आएगा, सपोज दिस इज MA एंड दिस इज MB, तो MA इक्वल्स टू MB माइनस मान सकते हैं, इक्वल्स टू प्लस माइनस WL बाई 8। सो दिस विल बी द मूवमेंट इन केस ऑफ पॉइंट लोड। ये पॉइंट लोड के केस में मूवमेंट होगा फिक्स सपोर्ट पर, और ये UDL के केस में होगा। UDL जो हमारे प्रॉब्लम थी तो उसमें ये आंसर सही हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमें डिस्कस करना है कि हम कैसे निकालते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम का जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है, फिक्स्ड बीम का जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है, उन्हें इक्वेट करा के उनके सेंट्रोइड्स को इक्वल रख के देयर इज स्टैंडर्ड प्रोसीजर। ठीक है, तो वो हम सब डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन पूछा गया है, हालांकि ये वाला क्वेश्चन मैंने न्यूमेरिकल क्लास में डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी
मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम पूरी तरह समझ नहीं आई, या फिर समझ तो आई है, वो चीज समझ आ गई जो क्लास में पढ़ी है। क्लास में सपोज ये बीम था, ये बीम ओवरहैंग बीम था, ये मैंने कंडीशन बताई थी कि एल हो सकता है यहाँ पे, या पूरा स्पान भी एल दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कई बच्चों का डाउट है इस प्रॉब्लम में, ध्यान से पढ़ना इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखते हैं। एक सिंपली सपोर्टेड बीम विच कैरीज यूडीएल, उसके पास क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हैज टू इक्वल ओवरहैंग। तो उसने ओवरहैंग दे दिए, उसने क्या दे दिया बच्चों, ओवरहैंग। तो दो इक्वल ओवरहैंग दिए हैं हमें, और कहा है टू हैव मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस्ड, अगर अधिकतम बेंडिंग मोमेंट चाहिए, टू हैव मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस्ड इन द बीम लीस्ट पॉसिबल, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस्ड इन द बीम इज लीस्ट पॉसिबल, मतलब बेंडिंग मोमेंट जो भी बीम में कहीं भी होगा वो सबसे कम होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए बच्चों, सबसे कम। तो पॉइंट ये है कि सबसे कम बेंडिंग मोमेंट होना चाहिए पूरे बीम में कहीं भी, चाहे वो नेगेटिव वाला हो चाहे वो पॉजिटिव वाला हो, ठीक है, सबसे कम बेंडिंग मोमेंट चाहिए उसे इन द बीम एट लीस्ट पॉसिबल, ठीक है। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ओवरहैंग, जो ओवरहैंग की लेंथ है, टू द टोटल लेंथ ऑफ द बीम की जो टोटल लेंथ है उनका रेशियो पूछा है। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ओवरहैंग, जो ओवरहैंग की लेंथ है, ठीक है, और जो टोटल लेंथ है बीम की वो पूछा गया है इसमें। तो मैं आपके पास, ये प्रॉब्लम अच्छी प्रॉब्लम है बच्चों, अलग अलग तरीके से पूछता है एग्जाम में। देखो ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम जिसके दो साइड ओवरहैंग है, इक्वल ओवरहैंग, ठीक है, टू इक्वल ओवरहैंग लिखा है ना, दो इक्वल ओवरहैंग है। हमें न्यूनतम संभव बेंडिंग मोमेंट मतलब लीस्ट पॉसिबल, ये वाली कंडीशन है इसमें जो दी गई है, ठीक है। तो ध्यान देना, जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो कम से कम हो, ये कहा गया है। तो बच्चों एक बात बताएं, अगर इसके ऊपर यूडीएल लोड अप्लाई कर दिया जाए, कैसा लोड अप्लाई कर दिया जाए पूरे बीम पर, यूडीएल, अगर पूरे बीम पर यूडीएल लोड अप्लाई कर दें तो यहां पर पूरे बीम पर W न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा देने से, मैंने आपको बता रखा है कि आपका जो बेंडिंग मोमेंट है वो आपका तीन तरीके से बन सकता है। एक तो कंडीशन हो सकती है ये, ठीक है, एक कंडीशन हो सकती है बच्चों कि आपका बेंडिंग मोमेंट इस तरह से बने, और एक कंडीशन आपके पास जो तीसरी कंडीशन है उसमें आपका बेंडिंग मोमेंट ऐसे भी बन सकता है। तो दीज थ्री कंडीशंस आर पॉसिबल फॉर द बेंडिंग मोमेंट। लेकिन बच्चों ध्यान देना, अगर आपका ओवरहैंग जो है, सपोज दिस इज योर ओवरहैंग ए, दिस इज योर ओवरहैंग ए एंड दिस इज योर सिंपली सपोर्टेड स्पान एल, क्लियर। अगर ए बड़ा हो जाए L/2 से, देन डायग्राम विल बी इन दिस शेप, आपका पूरा का पूरा नेगेटिव में जाएगा, ये हम पढ़ चुके हैं क्लास में। नेक्स्ट बच्चों, ए यदि आपका इक्वल टू हो जाए L/2 तो ये इस पॉइंट पर जीरो वैल्यू देगा, मतलब आपका यहां पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जीरो को टच करके इधर जाएगा, ये हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। और ये वाला पॉइंट देखो बच्चों, अगर ए आपका छोटा हो जाए L/2 से तो आपका डायग्राम कुछ नेगेटिव साइड में होगा और कुछ पॉजिटिव साइड में होगा, और इधर वाला भी नेगेटिव में होगा। मतलब बच्चों ये होगा कि आपका जो बेंडिंग मोमेंट है उसमें कुछ हिस्सा ऐसे कुछ आपका डिफ्लेक्टेड शेप बनेगा इस तरह से, ये बीम का डिफ्लेक्टेड शेप होगा इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच, यहां वाले कंडीशन में देखना, यहां से यहां के बीच बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव है क्योंकि डिफ्लेक्शन यहां पर सैगिंग है, ठीक है, नीचे की तरफ है। लेकिन इसके इधर होगिंग की कंडीशन चल रही है बच्चों, मैं आपको थोड़ा एम्फसाइज करके दिखा रहा हूं। देखो ये सारी कंडीशन यहां तक, सपोर्ट पे तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, सपोर्ट पर जीरो डिफ्लेक्शन, यहां पर ये होगिंग कंडीशन है, यहां पर ये होगिंग कंडीशन है, दीज आर होगिंग कंडीशंस। लेकिन बीच में डिफ्लेक्टेड शेप जो है वो अपना पॉइंट
चेंज कर रही है। तो यहां पर बच्चों इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में सैग हो रहा है बीम, तभी बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव में जा पा रहा है। ये L/2 से अगर कम होगा तब का डिफ्लेक्टेड शेप है। अगर तुम मुझसे कहो सर औरों का डिफ्लेक्टेड शेप भी बना के दिखाओ और कंडीशंस का, तो और कंडीशंस का डिफ्लेक्टेड शेप बना के बता रहा हूं, ध्यान से देखना। इस वाली कंडीशन में डिफ्लेक्टेड शेप बना रहा हूं, इस वाली कंडीशन के लिए, ठीक है। इस वाली कंडीशन में अगर आपका ये सपोर्ट है, एक सपोर्ट आपका ये है, तो इसमें डिफ्लेक्टेड शेप कैसी होगी बच्चों, ध्यान देना। इसमें लगभग लगभग आपका बीम पूरा ही होगिंग में रहेगा, कुछ इस तरह। ये टोटल होगिंग की कंडीशन है। डिफ्लेक्शन विल बी लाइक दिस बिकॉज ओवरहैंग्स बहुत बड़े हैं, तो उनका जो मूवमेंट है ओवरहैंग का, वो मूवमेंट हावी हो रहा है सिंपली सपोर्टेड की सेंट्रल स्पान पर भी। क्योंकि बच्चों जो बीम के बीच में लोड रखा है वो तो बीम को नीचे झुकाना चाह रहा है, लेकिन बच्चों जो बीम के किनारे पर लोड होता है वो बीम को होगिंग देना चाहता है ऐसे। तो अगर किनारे वाले लोड्स ज्यादा हैं या उनका इफेक्ट ज्यादा बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो पूरा का पूरा बीम होगिंग में चला जाएगा, समझ आया। और अगर ये सेंटर वाला मूवमेंट या सेंटर वाला जो लोड है ये ज्यादा है तो बीम सैगिंग में आएगा, क्लियर। तो इस वाली कंडीशन में बच्चों कुछ ऐसा हो रहा है, जो सेंटर पर लोड है और जो किनारों पर लोड है, ठीक है, उन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ऐसा पड़ रहा है कि इस हिस्से के इधर इधर तो होगिंग शो हो रही है और बीच में सैगिंग हो रहा है बीम। तो बीम का डिफ्लेक्शन जो होगा, बीम का जो झुकाव का शेप होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। ये दिस इज द इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ द बीम या इलास्टिक डिफ्लेक्शन डायग्राम, सॉरी इलास्टिक डिफ्लेक्शन डायग्राम ये बीम का होगा। समझ पाए हम लोग इस चीज को। तो बच्चों ये डिफ्लेक्शन डायग्राम इस तरह से बनेंगे। अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ये वाली प्रॉब्लम में आपसे ये पूछा है कि जो अधिकतम बेंडिंग मोमेंट है बीम पर, जैसे मान लिया ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है इस कंडीशन में, ये वाला यहां पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, यहां पर ये वाला मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, या ये वाला इस तरह से। तो वो कह रहा है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को कम से कम होना चाहिए, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को कम से कम होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन तो हमने पढ़ ही लिया है, तो क्वेश्चन को अभी हम एक साइड रख देते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन को हम उधर रख लेते हैं और प्रॉब्लम को यहां सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम यहां पर ये कहती है हमें कि लीस्ट बेंडिंग मोमेंट चाहिए हमें। क्या चाहिए? लीस्ट बेंडिंग। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये मान लिया बीम है, ये इसका यहां पर मैं आपको डायग्राम भी बना के दिखा देता हूं। लीस्ट कब होगा बच्चों? अगर आपका बेंडिंग मोमेंट, ध्यान देना इस वाले पॉइंट पर जो मैं लिखने जा रहा हूं, इस पॉइंट पर थोड़ा ध्यान देना है, जो ड्रॉ कर रहा हूं मैं इस पर ध्यान देना, क्योंकि यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपका बेंडिंग मोमेंट सारा नेगेटिव में हो तो नेगेटिव मोमेंट क्या होगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका बेंडिंग मोमेंट बच्चों, अगर ये वाला बेंडिंग मोमेंट थोड़ा नेगेटिव में हो और थोड़ा पॉजिटिव में हो, समझ पाए इस चीज को, थोड़ा नेगेटिव और थोड़ा पॉजिटिव में हो, तो उस कंडीशन में बच्चों आप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को कम कर सकते हो। कैसे? देखो, अगर ओवरहैंग इस प्रकार रखे जाए कि आपका जो मूवमेंट है वो यहां पर इतना रह जाए और बाकी पॉजिटिव में चला जाए ऐसे, तो नेगेटिव वाला कम होगा, क्योंकि ओवरहैंग आपने रिड्यूस कर रखे हैं इस वक्त। तो सेंटर पे पॉजिटिव जा रहा है तो नेगेटिव वाला कम। अगर ओवरहैंग बढ़ाओगे तो ये वाला कंडीशन बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यहां पर बच्चों एक बात सोचो, अगर ये मैक्सिमम नेगेटिव है और दिस इज मैक्सिमम पॉजिटिव, ठीक है, तो अगर दोनों को बराबर रख दूं तो ना तो कभी ना इन दोनों का बैलेंस हो जाएगा। देखो अगर क्या होगा, अगर इस वाले को कम करेंगे तो सेंटर वाला बढ़ेगा और सेंटर वाले को कम करेंगे तो ये वाला बढ़ेगा, समझ पाए। तो अगर न्यूनतम बेंडिंग मोमेंट चाहिए तो बच्चों मैक्सिमम पॉजिटिव को मैक्सिमम नेगेटिव के इक्वल रखवाना पड़ता है। तो मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आपस में इक्वल होने चाहिए। और ये कंडीशन क्लास में पढ़ाई गई थी कि इस कंडीशन में ओवरहैंग होता है L/2√2। ये कंडीशन मैंने क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस की थी, लेकिन ये प्रॉब्लम में आप उसे समझ नहीं पाए कि कैसे पूछा गया है।
ठीक है, तो मैक्सिमम पॉजिटिव और मैक्सिमम नेगेटिव जब बराबर होंगे तो बीम में कहीं भी जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो न्यूनतम होगा, लीस्ट होगा। अगर बच्चों मैं पूरे बीम को अगर पूरे बीम को होगिंग में समझूंगा तो नेगेटिव मोमेंट मेरा इस प्रकार आएगा, तो नेगेटिव विल बी मैक्सिमम। लेकिन अगर मैं ओवरहैंग को छोटा करके थोड़ा नेगेटिव मोमेंट को पॉजिटिव की तरफ ले जाऊं तो बच्चों नेगेटिव मोमेंट घट जाएगा और पॉजिटिव बढ़ जाएगा। लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे इस वाली कंडीशन से कंपेयर करेंगे इस वाली कंडीशन को, तो यहां पर नेगेटिव कह लो चाहे पॉजिटिव कह लो, बेंडिंग मोमेंट विल बी लेस देन द दिस कंडीशन। इस कंडीशन से कम ही होगा बेंडिंग मोमेंट। समझ आया ये बात? तो A बराबर L अपॉन 2√2 ये हमारी कंडीशन है। इस चीज को ऑब्जर्व करना ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन पूछा वही गया लेकिन दूसरे तरीके, लेकिन यहाँ पर पॉइंट वगैरह में पूछा गया है, उसे हम कैसे देखते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में एक और खास बात है, आपका जो टोटल स्पान है उसने L मान लिया। यह टोटल स्पान हमारे केस में कितना हो रहा है? L प्लस 2a। टोटल स्पान कितना हो रहा है? L प्लस 2a। और ओवरहैंग कितना है? A। तो हमसे क्या पूछा गया है कि ओवरहैंग और टोटल स्पान का रेशियो बताओ। A अपॉन L प्लस 2a पूछा है, इसका रेशियो पूछा है। तो बच्चों A अपॉन L की जगह यहां पर देखो आप लिख सकते हैं A के रिप्लेस करा सकते हैं L अपॉन 2√2 से। तो A को हम रिप्लेस करा लेते हैं L अपॉन 2√2 से, नीचे भी L प्लस 2 L अपॉन 2√2, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है, तो L अपॉन 2√2 ऐसे आ जाएगा। और ये यहां से अगर हम L कॉमन लेंगे, L से L ऊपर वाला कटेगा, अंदर बचेगा √2 प्लस 1 डिवाइड बाई √2। ये √2 से ये √2, ये L से ये L कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 1 अपॉन 2 √2 प्लस 1। ठीक है, तो इस तरह से हम आंसर को लिखेंगे। और यहां पर हमें पता है √2 होता है 1.4, तो 2 इंटू 1.414 होता है, तो प्लस 1 करके 2.4 लिख लेंगे। 1 अपॉन 2 इंटू 2.4, तो 2.4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन 4.8 ये हमारे पास बचेगा। अब जरा आंसर्स की तरफ चलते हैं बच्चों। आंसर्स इसमें क्या हो सकता है आप सोचो? 0.207, 0.307, 0.407 या 0.508। इसे सोचने के लिए बच्चों तो 1 अपॉन 4.8 बच्चों इस चीज को सोच लो। 1 अपॉन 5 कितना होता है? 1 अपॉन 5 होता है 0.2, तो 1 अपॉन 5 इतना है, तो 1 अपॉन 4 पॉइंट क्या होगा? 0.2 से थोड़ा बहुत ज्यादा है, 0.05, 0.07, 0.06 जो भी। ठीक है, तो ये वैल्यू इसकी 1 अपॉन 4.8 के हिसाब से हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, दिस ऑप्शन इज करेक्ट।